हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और कंटिन्यूअसली हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और कई क्लासेस, कई ऐसे क्वेश्चन हम देख चुके हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। तो ये कुछ लोगों का ग्रीवेंसेज ये था कि सर आप बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं या क्वेश्चन, तो आप एक दो चीज़ समझ लीजिए। जैसे आप सोच के देखिए कि कोई 2 घंटे का पेपर है, अगर उसको मैं डिटेल कोई अब टॉपिक मान लीजिए कि ही है, मान लीजिए कि कॉम्पिटिशन एक्ट एग्जाम्पल के लिए। तो कॉम्पिटिशन एक्ट आप जानते हैं, अगर मैं पूरा पढ़ाने लगूँ तो एक टॉपिक कम से कम 30 मिनट का बनेगा ना। आप सोच के देखिए, नहीं बनेगा। चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड आ जाए, वाल्टर मॉडल आ जाए या कोई एनपीवी आ जाए, आईआरआर आ जाए, तो वो पूरा टॉपिक है ना। और टॉपिक को पढ़ाएंगे अगर, तो आप सोच के देखिए क्या होगा स्थिति। तो फिर लगेगा कि एक 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और पूरी कंप्लीट डिस्टर्ब कर रहे हैं। पूरी मतलब पेपर, प्रीवियस पेपर का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मेरा ये टारगेट है कि इसमें कम से कम जहाँ जहाँ तक हो सके एक्सप्लेन किया जाए, पेपर को पढ़िए। और इतना मैं आपको गारंटी बता दे रहा हूँ कि 2024 आते-आते लगभग सभी पॉइंट को मैं एक बार ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे किसी क्लास में कोई और डिटेल स्टडी कराता हूँ, किसी टॉपिक में कोई और डिटेल स्टडी कराता हूँ। तो इससे क्या होता है कि धीरे-धीरे चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। जैसे मान लीजिए कि ये कॉम्पिटिशन एक्ट ही है, हो सकता है कि इसमें नोट कराऊँ, किसी दूसरे में लगे कि अच्छा रुकिए आज इसमें बता देते हैं और किसी में नहीं बताना है तो इसी में आज टाइम थोड़ा-सा 10 मिनट ले लेते हैं। तो ऐसे करते-करते चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि एक क्लास में सभी टॉपिक पर डिटेल बताया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसको क्लास कर दीजिए। ऐसे समझिए कि फिर क्लास ही पढ़ाइए या 5 क्वेश्चन रखिए कि 5 क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं कितना दिन लगेगा? बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स चीज़ों को देखेंगे, उस समय स्टडी करेंगे, देख लेंगे। ओके? तो आई थिंक बात से सहमत सहमत होंगे। और इतना मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर 2024 तक आप लोग देख लेंगे, तो लगभग मैं वायदा कर रहा हूँ कि सभी टॉपिक पर डिटेल में बता दूँगा। क्योंकि अभी तो 2-3 साल का हुआ है, कुछ टॉपिक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इस टॉपिक पे अच्छा से बता दिए, इस टॉपिक में बता दिए, किसी टॉपिक में कुछ और अच्छा बता दूँगा, किसी टॉपिक में कुछ और डिटेल बता दूँगा, तो इससे कंप्लीट हो जाएगा। ओके? तो चलते हैं विदाउट कोई और डिस्कशन क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो है 2014 का है। ये क्वेश्चन पेपर जून 2014 का है। ओके, थर्ड पेपर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या नई चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कंपटीशन एक्ट 2002 6 रेगुलेट, मीन्स 2002 कंपटीशन एक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते रहिए ये जो बना है एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट। ओके, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवसाय या व्यापार व्यवहार अधिनियम, ये कब चलता था? 1969। उसी के रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट 2002 बना है। ये क्यों बना है? क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मार्केट में कंपटीशन है उस कंपटीशन को कम ना होने देना। क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन कम होगा तो कंज्यूमर को जो गुड्स मिल रही है वो बहुत महंगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि दो ही लोग हों मार्केट में सेलर, तो ये हो सकता है कि अपने में कोलिजन कर लें। ओके, और प्राइस को हाई कर दें। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो इसलिए ये एक लोग हों तो एक लोग तो चाहे जितना प्रोडक्शन करें, मन करें बेचें, मन करें ना बेचें, मन करें कितने प्राइस रख लें। इसलिए इसको रोकने के लिए सब चीज़ें की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि मार्केट में कंपटीशन कम नहीं होना चाहिए। जैसे आप सिंपल से लीजिए नेटवर्क है। अगर आप सोच के देखिए, अगर जियो केबल हो जाए तो सोच रहे हैं क्या होगा? ये तो वोडाफोन, एयरटेल और चीज़ें हैं जिसके कारण से सब चीज़ें थोड़ी सी कंपटीशन बना हुआ है, नहीं तो और दिक्कत हो जाती। ओके, तो इसलिए सब चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट्स मीन्स प्रतिस्पर्धा, जो कि स्पर्धा को कम करने वाला एंटी है, सही बात है। मर्जर अनअमलगमेशन, मर्जर अनअमलगमेशन देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अमलगमेशन हो रहा है, दो कंपनी मिल रही हैं, तो ये भी देखा जाता है कि कहीं ये रूल रेगुलेशन के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं होती है। अनफेयर मीन्स अनुचित व्यापार व्यवहार, मीन्स अनुचित, इससे नहीं देखा जाएगा उचित है कि अनुचित है, ये नहीं देखा जाएगा। लेकिन कंपटीशन बेसिकली क्या है ना, केवल
कंपटीशन कम करना ना हो। ओके, तो देखिए एंटी कंपटीशन हो गया, मर्जर जानते हैं, मर्जर दो कंपनियां मिलेंगी तो कंपटीशन कम नहीं होगा। जिस मान लीजिए कि रिलायंस की जियो है, वो जाके एयरटेल से मिल ले, वो जाके वोडाफोन से मिल ले, तो कंपटीशन समाप्त नहीं हो जाएगा। तो इसी की यहाँ पर बात किया जा रहा है, राइट। तो इसलिए ये निर्बी अब सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें से देखना है कौन सा ट्रू है। लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर आउटसाइड द प्यूरिव्यू ऑफ द कंपटीशन एक्ट। तो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस आउटसाइड है 2002 का, ऐसी बात नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर कर्विंग फ्रीवोलस कंप्लेन अंडर द सीपी एक्ट, ऐसा नहीं है। द ट्रेड मार्क्स एक्ट 1919 डज नॉट अप्लाई टू सर्विसेज। तो ये सत्य बात है, जो सर्विसेज है उस पर ट्रेडमार्क एक्ट लागू नहीं होता है। ओके, कोई सर्विस दे रहे हैं तो ये गुड्स पर जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कॉपीराइट है, ये सब चीज़ पर कॉपीराइट, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें पर लागू होगा, राइट। नेक्स्ट है द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए 1986। तो मैं बताया, कई बार बता चुका हूँ, ये 2019 में अब न्यू इन्वेंशन हुआ है और ये कब लागू हुआ था, 20 जुलाई 2020 को। तो क्या है, 2 ईयर्स मीन्स अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज किए हैं और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज किए हैं, यदि उस पॉइंट ऑफ व्यू को या उस बेनिफिट को कंप्लीट करने में ये असफल हो जाता है तो आप केस कर सकते हैं। तो ये कब तक है, गुड्स परचेज करने का 2 ईयर्स तक, राइट। और मैं उसमें ये भी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर चीज़ें होती हैं। इसमें 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर है तो आप केस करेंगे। ओके, जिससे क्लेम करना हो 1 करोड़ तक तो आप डिस्ट्रिक्ट। और एक चीज़ और ध्यान रख रहिएगा, यदि 5 लाख तक क्लेम करना है, ओके, क्लेम्स, तो कोई भी फीस की आवश्यकता नहीं, फ्री है, ऐसे समझिए, ये फ्री है। अदर थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है, राइट। क्यों ऐसा किया गया है कि ताकि अनावश्यक लोग फाइलिंग ना करें, लेकिन अगर कम पैसा का है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट है द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB रिवेम्स द रूल्स रेगुलेशन परटेनिंग टू। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक FIPB है, भारत सरकार की संस्था है, कि ये देखती है कि जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस इन्वेस्टमेंट को कौन कंट्रोल करता है, किस प्रकार के। तो यहाँ देखा जा रहा है अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नो, अकाउंटिंग नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ NRI, नो, इसके लिए नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा इसके लिए है, जो भी विदेश से कोई पूंजी आ रही है उसके लिए। और जानते हैं इसमें 2 टाइप से आएगा, एक ऑटोमेटेड रूट होता है, ऑटोमेटेड रूट, ओके, एंड ए गवर्नमेंट रूट। ओके, ऑटोमेटेड मीन्स कि कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, आप आइए इन्वेस्ट करिए, लेकिन गवर्नमेंट रूट में, गवर्नमेंट में आपकी आवश्यकता पड़ेगी। और बैंकिंग में एक बार आप लोग ध्यान होगा तो बता भी था, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, प्राइवेट ही बैंक है, गवर्नमेंट बैंक में तो आपको 20% तक है FDI, लेकिन अगर प्राइवेट कोई बैंक है मान लीजिए तो उसमें 49 तक तो ऑटोमेटिक रूट है, 49% तक कोई भी आके व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर 49 से 74 तक पहुंचना है उसको, मीन्स अब 49 के बाद तो उसको मालिक बनना है ना, तो इन दिस कंडीशन में उसको गवर्नमेंट रूट पे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा 49% से ज़्यादा इस बैंक में हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए HDFC है, HDFC मान लीजिए 49% तक कोई फॉरेन इन्वेस्टर लगा दिया पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा सकता है बिना कोई बताया होता है। ओके, सेबी समझे, सेबी जानती ही होगी सब चीज़ें, CDSL है, NSDL है, सब जान रहे होंगे। लेकिन यदि 49% ज़्यादा स्टेक होल्डिंग कर रही है तो आप गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम इसमें स्टेक होल्डिंग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि 49 के बाद जानते हैं 50 आएगा और 50 इक्वल हो जाएगा, जो है 51 आएगा तो मालिक हो जाएगा, तो इसलिए तो बताना तो पड़ेगा ही। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द लेजिस्लेशन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द लीगल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इन इंडिया। जानते हैं इन्वायरमेंट कई प्रकार की होती है, बेसिकली किस बात की बात कर रही है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात किया जा रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात किया जा रहा है, राइट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड। तो यहाँ पर क्या है, द ड्रग कॉस्मेटिक्स ये लागू नहीं होगा, B और C ये लागू होगा, तो ये सही हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, द
मोनोपोली इंस्टीट्यूट, ये क्या है, ये सब चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, राइट। व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ द एस्टिमेट लॉसेज। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये कई बार देखिए 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जानते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कंसिस्टेंसी, मैचिंग, ये क्या है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, विवेकपूर्णता। और इसमें बताया था कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को ध्यान में रखा जाता है इसी प्रिंसिपल के अनुसार, ओके। प्रॉफिट को ध्यान नहीं रखा जाता है, और इसी को यहाँ पूछा जा रहा है कि एस्टिमेट लॉस को किस पर ध्यान रखा जाता है, रिकॉग्निशन मिलता है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच इज द लिमिटेशन ऑफ द बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के क्या लिमिटेशंस है। फर्स्ट, बजट आर बेस्ड ऑन द फोरकास्ट व्हिच मे नॉट बी ट्रू। तो सही है कि बजट फोरकास्ट पर आधारित है, हो सकता है सही भी हो, नहीं भी सही हो। इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल इज कॉस्टली, ये भी हो सकता है। बजट इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट, ये भी सही है कि ये टूल्स की तरह कार्य करता है, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट का स्थान पर बजट ही काम करता है, ओके। बजट एक मैनेजमेंट का टूल्स है कि अगर कोई पहले से कोई वर्क कराना है तो उसके लिए आप पहले से बजट तैयार कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा तो आप उससे कंपेरिजन करते रहेंगे, इसलिए तो मैनेजमेंट उसका टूल की तरह यूज करता है, यूपेंस की तरह। बजट डू नॉट पिन पॉइंट द लैक ऑफ इफिशियंसी आर द प्रेजेंस ऑफ इट। तो ये क्या है, ये आपका सही हो जाएगा, राइट। मेन क्या बताता रहा है, बजट टू नॉट पॉइंट लाइक ऑफ द एफिशिएंसी आर द प्रेजेंस ऑफ इट। तो ये पूछ रहा है कि बजट ठीक ठाक से एफिशिएंसी का, ठीक ठाक से उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगाता, ऐसा नहीं है। बजट जब तैयार किया जाता है तो सब कुछ पता लगाया जाता है कि उपस्थिति उसकी है कि नहीं है, उसका एफिशिएंसी है कि नहीं है, जो बजट हम तैयार कर रहे हैं वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, राइट। नेक्स्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड enterprises 40%, the offset 10% decrease selling price, how much sale must be increased। देखिए यहाँ पर क्या है, यह कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 40 माइनस, सॉरी कंट्रीब्यूशन कैसे होगा 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। तो ये 100 कहाँ से आ रहा है, मान लिया जा रहा है कि प्राइस 100 है, ओके। आफ्टर दैट 60 आ गया, ये आफ्टर दैट क्या करना है कि प्राइस मान लीजिए कि 100 है, इसका 10% कम करेंगे, ओके। तो 90 रुपीज़ इसकी प्राइस हो गई, को डिक्रीज किया जा रहा है 90, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, 30 आ जाएगा, ओके 30। आफ्टर दैट ये 30 आ गया। अब क्या करना है कि 40, जो ये 40 है परसेंट डिवाइड बाई 30, और प्रोपोर्शन किसका 90 का, कितना मतलब सेल करना पड़े, इंक्रीज करना पड़े 30, ये हो जाएगा 120। अब देखिए 100 रुपये इसकी कॉस्ट थी, अब 120 रुपये पर सेल करना होगा, तो 100 रुपये कॉस्ट है, 120 रुपये, इसका मतलब क्या है कि 20% यदि हम सेल को बढ़ा देंगे तो हमारा जो पहले का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% है उसी पर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 20%, राइट। तो ये कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन से जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके। नेक्स्ट है इफ डेब्ट इज 220, कैश बैलेंस इज 20 एंड इक्विटी 30, देन द गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो कैसे निकलता है, डेब्ट प्लस इक्विटी, ओके। ये इसका फॉर्मूला है कैपिटल गियरिंग रेशियो का, कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला ये है। अब जानते हैं यहाँ कैश है, तो डेब्ट, अगर मान लीजिए कि आपके पास उधार 220 रुपया है और आपके अकाउंट में 20 रुपये पड़ा हुआ है, तो आप रियल में डेब्ट का आपके पास 200 रुपया ही है ना, है कि नहीं है। तो इसी को बताया जाए तो यहाँ पे यही ध्यान रखना था, डेब्ट कितना हो जाएगा 200, फिर डेब्ट प्लस 200 प्लस 300, ओके। तो कितना आ जाएगा 200 500, तो कितना आ जाएगा 40%, ओके। इसको परसेंटेज कैलकुलेट कर देना है 40%, ओके। जो ऑप्शन होगा 40%, ये आपका सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स टू। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का एम क्या है जानते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में 4 प्रकार के सेंटर बनाए जाते हैं, उस 4 प्रकार के सेंटर को ध्यान रखिए हमेशा। पहला पर क्या होगा प्रोडक्शन, कॉस्ट,
सेल्स प्रॉफिट। ओके, और ये लाइनिंग याद रखेंगे तो हमेशा ध्यान भी रख रहेंगे, क्योंकि 4 प्रकार के सेंटर बनाए जाते हैं। कोई भी जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की जाती है तो उसके प्रोडक्शन कितना का हो रहा है, कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है, सेल्स कितना हो रहा है, उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर इसी चीज़ों को बताया जा रहा है कि ये क्यों बनाया जाता है, कि अगर डिपार्टमेंट में चाहे तो एक ही साथ रख देता है, लेकिन क्यों अलग अलग बनाया जाता है, इसका मेन रीजन क्या है, इसको समझना है। इंश्योर दैट ए मैनेजर इज ए पनिश्ड ऑफ द गो रॉन्ग। यह बताया जा रहा है कि मैनेजर इसलिए बनाता है ताकि कोई ऐसा करे इसके अतिरिक्त उसको पनिश किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंश्योर दैट द कॉस्ट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक मैनेजर। तो यहाँ पर इसका स्पेसिफिक मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराने के लिए बनाया जाता है। एलोकेट कॉस्ट ऑफ ऑल एरियाज बिजनेस, एलोकेट करने के लिए कि सभी कॉस्ट कितना आ रहा है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंटल इनकर्स, जो भी डिपार्टमेंट से फिर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए नहीं। मेन क्या है इसका काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना, क्योंकि नाम से भी लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, कि जो प्रोडक्शन मैनेजर बैठा है, ओके, जो कॉस्ट मैनेजर बैठा है, जो सेल्स मैनेजर बैठा है, जो प्रॉफिट मैनेजर बैठा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दिया जाए कि आपकी प्रोडक्शन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी कॉस्ट ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, आप सेल्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए किया जाता है, राइट। तो प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पर क्या, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है, राइट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो एक्सेस प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू अब ओवर, ये हो जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, ओके। नॉर्मल प्रॉफिट ये किसके लिए हो जाएगा, इसके लिए। और इकोनॉमिक प्रॉफिट हो जाएगा एक्सेस टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट रिटर्न। देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट समझिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स कि जो पता चल पाए कि कौन सी कॉस्ट यूज हो रही है, ओके। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स कि पता ना रहे, ओके। व्यक्त लागतें अव्यक्त लागतें कही जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स जो कि ऐसे समझिए कि इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स कि जो ओनर की है, ओनर की कोई कैपिटल है तो हो सकता है उसकी कैपिटल, लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स कि जो कि अलग किया सकता है, ओके। नेक्स्ट है ए मोनोपोली फॉर्म, रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड टू स्लोपिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। सही बात है, मोनोपोली की जो फॉर्म होती है वैसे गिर रही होती है, ओके। AR, ये इस टाइप से डाउनलोड हो रहा था। द मोनोपोली फर्म डज नॉट simultaneous enjoy the freedom to determine both price and quantity to be sold according to the whims and fancy। मतलब अपने फैंसी के अनुसार क्या वो अपनी इंजॉय नहीं कर सकता क्वांटिटी और प्राइस का, तो नहीं, ओके। भले ही मोनोपोली में है लेकिन फिर भी उसका AR और MR, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू गिर रहा होता है, इसलिए वो इंजॉय नहीं कर सकता कि नहीं हम चाहे जितना प्राइस निर्धारित कर दें, चाहे जितना हम क्वांटिटी निर्धारित कर दें, ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ पर ही पूछा रहा है, इसीलिए AR एंड B दोनों ट्रू हो जा रहे हैं, राइट। अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर डज नॉट होता और क्वेश्चन हार्ड लगता है, क्यों होता, क्योंकि लोगों को लगता नहीं, वो तो चाहता ही है कि प्राइस चाहे जो डिटरमाइन कर लें, चाहे जितना हम कॉस्ट रख लें, चाहे जितना हम प्रॉफिट ले लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ओके। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म ए गिवन। देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है, AMR बराबर MC स्टार्ट राइजिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट गिरते हुए नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये है तो ये गिरते हुए, जैसे मान लीजिए कि MC है ये कर्व फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर नहीं बढ़ती हुई होनी चाहिए, यहाँ वाला लिया जाएगा, ओके। क्योंकि देखिए MC है तो ये तो यहाँ गिर रहा है तो भी टच कर रहा है, यहाँ गिर रहा है तो भी टच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए रेवेन्यू कर रही है तो यहाँ पर लेना चाहिए राइजिंग, जब स्टार्ट राइजिंग बढ़ना स्टार्ट कर दे, गिरना नहीं, ओके। इसका ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट है डंपिंग, किंग रेवेन्यू कर्व, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रेवेन्यू कर्व, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विथ डिफरेंशियल प्रोडक्ट। तो देखिए सिंपल सी बात है, पहले इसको, क्योंकि कई बार आ चुका है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ये क्या है, ओलिगोपोली के लिए है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन परफेक्ट कंपटीशन होता है, अभी मैंने बताया कि जो रेवेन्यू होती है वो कर्व
स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पे। ओके, फिर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक में है कि लार्ज नंबर मीन्स वेरी लार्ज नहीं होंगे, लार्ज नंबर में होंगे। ओके, और डंपिंग कब की जाती है, डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली। डंपिंग आप कर रहे हैं कि जब आप मोनोपोली क्या कर डिस्क्रिमिनेट कर दे रहे हैं कि गुड्स का डिफरेंस हो जा रहा है, प्राइस का डिफरेंस हो जा रहा है, तो आप डंपिंग कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, पेंटेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट व्हेन। देखिए सिंपल सी बात समझिए कि जहाँ पेंटेड शब्द आ जाए तो एक लाइन बस मेरी याद रखिएगा लाइफ टाइम के लिए। क्या याद रखना है, जहाँ पे प्राइस का प्रभाव, प्राइस का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ओके, वहीं पर ये प्राइस यूज किया जाता है पेंट्रेशन। पेंट्रेशन में सबसे कम दाम पर बेचना, जिसमें बताया था कि वेजिटेबल मार्केट है कोई, वहाँ पे मान लीजिए कोई आलू सपोज दैट 20 रुपये मिल रहा है, कोई 15 रुपये बेचने लगे, आप देखिएगा उसकी सब बिक जाएगी तुरंत। अच्छा 15 रुपये दे रहा है, दे ले लीजिए, क्योंकि वहाँ प्राइस बहुत सेंसिटिव है। ओके, चाहे और कहीं जाते होंगे मार्केट में, बड़ी बड़ी मार्केट में, तो आप देखते होंगे जहाँ 2 रुपये सस्ती होगी तुरंत उसका सेल होने लगेगा। तो ये वहीं पे यूज होगा जहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ओके, प्राइस का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है और तुरंत महंगा कर देंगे, तुरंत लेंगे भी लोग नहीं। ओके, तो यहाँ क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट हाईली इनइलास्टिक यूज हो रहा है, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। राइट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट अनसर्टेन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मार्केट इज हाईली इलास्टिक। देखिए हाईली इलास्टिक जहाँ उच्च लोच होगा वहीं पे ये काम करता है। राइट, तो इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिए कि पेंट्रेशन प्राइसिंग वहीं पर वर्क करती है। राइट, और स्कीमिंग प्राइसिंग, अब मान लीजिए कोई पूछता है कि स्कीमिंग प्राइसिंग कब कब करती है, जहाँ पे इसके लिए पहला जो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन क्या था, ये, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपको स्कीमिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग, ओके, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। राइट, वो जहाँ इनइलास्टिक हो वहाँ पे ज़्यादा काम करेगा। राइट, नेक्स्ट क्या है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू शुड बी एटलीस्ट 5 टू अप्लाई द काई स्क्वायर टेस्ट। तो सही बात है, यदि काई स्क्वायर टेस्ट में कोई भी फ्रीक्वेंसी यदि 5 से कम हो जाती है तो काई स्क्वायर टेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके लिए रिफॉर्म करना पड़ता है, इसीलिए कोई भी जो वैल्यू है 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड एन एडिक्वेट अप्रोक्सिमेशन ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। सही बात है, अप्रोक्स एक सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करता है, जैसे आप जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, एक्चुअल एक होता है, एक एक्सपेक्टेड होता है। ओके, तो एक्चुअल के आधार पर एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कर देता है काई स्क्वायर टेस्ट, ये उसकी खास बात है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्स से कैलकुलेट करता है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेक्ट दोनों वहाँ पर यूज होती हैं। राइट, नेक्स्ट है, इन द डिसीजंस, इन ए डिसीजन प्रॉब्लम हैविंग 4 पॉसिबल अल्टरनेटिव डिसीजंस, मतलब 4 आपके पास डिसीजंस है एंड 6 पॉसिबल स्टेट नेचर एंड 6 आपके पास, तो क्या होगा, सिंपल से 24। ओके, 24 पे ऑफ, तो 24 आप आपके पे ऑफ बनेंगे, सिंपल। नेक्स्ट, द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पी ए बी, पी प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई पी एम बी। तो ये पे क्या है, द इवेंट्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, द इवेंट आर स्टैटिस्टिकली डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट है। देखिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की थोड़ा एग्जांपल समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप कोई डायस है, कोई लूडो छक्का खेलते होंगे, तो आप देखते होंगे एक कोई उछाल रहा है, तो जब दूसरा कोई उछालेगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहला वाला क्या किया था क्या नहीं किया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा है ना। इसका मतलब क्या है कि डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, उसको कहा जाएगा इंडिपेंडेंट। जैसे सिक्का उछाल रहे हैं, कॉइन्स, तो कॉइन्स मान लीजिए मैं उछाला, हेड आ गया, तो आप उछालेंगे तो मेरे उछालने का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं आप ताश के गड्ढे लिए हैं, उसमें से मान लीजिए कि एक पत्ते निकाल लिए और फिर बोला जाए कि आप अपनी निकालिए एक ठो, तो ये तो फिक्स हो गया ना कि हम जो निकाल लिए हैं वो आप में नहीं आना है। अब इसका मतलब क्या है, मेरा प्रभाव उस पर पड़ रहा है, मेरा जो ड्रॉ किया हूँ उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसी को डिपेंडेंट कहा जाता है। और ये उसी का फार्मूला है। ओके, कि जब एक काम किया है, जब दूसरा काम करेंगे तो क्या पहले वाला का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, प्रभाव पड़ेगा तो डिपेंडेंट, नहीं पड़ेगा तो इंडिपेंडेंट, सिंपल। ओके, और जब हम लोग कभी पढ़ेंगे तो उसको न्यूमेरिकल भी निश्चित देखेंगे। राइट, या कहीं क्वेश्चन आ जाएगा तो भी देख लेंगे। ओके,
Which one of the following statement is the correct interpretation of p value of the less than 0.01 hypothesis? 0.01 का मतलब 99% बात की जा रही है। ओके, और समझना हो तो समझते रहिए। p value मीन्स कि नॉर्मल भाषा में, और तुम्हें क्लास बनाया हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के, जाकर देख भी सकते हैं। नॉर्मल में यदि कोई 100 बार वर्क किया जाए तो ये पॉसिबिलिटी है कि केवल एक बार ऐसा रिजल्ट ना आए। इसका मतलब यही है। ओके, कि 99 बार वो सही होगा, 99 टाइम्स एक बार गलत हो सकता है। जो मैं रिसर्च लाया हूँ, जो मैं फाइंडिंग लाया हूँ, जो मैं सोचा हूँ। यहाँ देयर इज नो ओवरवेलमिंग एविडेंस टू द रिफर दैट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू इन्फर दैट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। यह पूछा जा रहा है कि क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ट्रू कर दे, सही कर दे जाए। देयर इज वीक एविडेंस है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ट्रू किया जाए। देयर इज नो एविडेंस टू इन्फर दैट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू, कि क्या कोई एविडेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि पी वैल्यू यदि पी वैल्यू लेस देन है 0.01 से, तो क्या होगा कि देयर इज ओवरवेलमिंग। इसका मतलब क्या है कि 0 टेस्टिंग में है तो देयर इज ओवरवेलमिंग एविडेंस टू इन्फर दैट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू। तो ये निश्चित है कि कम है, क्योंकि इससे कम हो गया है, राइट, इसलिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, अब ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बचपन में जब से कॉमर्स पढ़ रहे होंगे तब से आप पढ़ रहे होंगे। चार्ल्स बेबेज किसके लिए है? कंप्यूटर के लिए। हार्बर्ट साइमन डिसीजन मॉडल डिसीजन में जानते हैं। हार्वर्ड का रैशनल बाउंडेड थ्योरी है सीमित सोच वाली थ्योरी। ओके, कि सभी लोग सीमित सोचते हैं। टिम बर्नर्स-ली एस्टीमल जानते हैं, प्रणेता हैं। मार्क एडवर्डसन हो जाएंगे मोसाई का। ओके, तो इसमें कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पूछा जा रहा है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप से होंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात किसने किया है? एल्टन मेयो ने। जब भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाए तो समझिए कि एल्टन मेयो का बताया जा रहा है, राइट। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात किए हैं जो ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं, जैसे डब्ल्यू टेलर हैं, हेनरी फ्योल हैं, मैक्स वेबर हैं, इनके द्वारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। तो इट अराइज स्पॉन्टेनियसली, इट रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स गोल्स, इट टेंड टू बी परमानेंट एंड स्टेबल। तो ये तो पहले गलती हो जाएगा, परमानेंट एंड स्टेबल तो होता नहीं है। ओके, टेंड्स टू बी स्मॉल एंड मैनेजेबल, इट बेसिक पर्पज इज टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशंस, इट बेसिक पर्पज इज टू बी अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो देखिए, ह्यूमन रिलेशंस पहले आ जाता है क्योंकि एल्टन मेयो है। तो इनफॉर्मल ग्रुप्स में जब भी ना समझ में आए तो समझिए जो यूनियन बनती है, यूनियन जैसे स्टूडेंट आप हैं तो छात्र संघ का यूनियन बनता है, जो इसमें तो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं लेकिन होना चाहिए। यही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट मिलते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। कोई भी आप कर्मचारी संघ देखे होंगे, शिक्षक संघ का देखे होंगे, तो ये क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है, राइट। तो इसी के यहाँ बताया जा रहा है कि क्या स्पॉन्टेनियसली इंक्रीज होता है, रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स गोल्स के होता है, परमानेंट एंड स्टेबल होता है, टेंड्स टू बी स्मॉल एंड मैनेजेबल होता है, बेसिक पर्पज ऑफ इंप्रूव ह्यूमन रिलेशंस होता है, और बेसिक पर्पज टू द अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, अचीविंग गोल होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इट इज एराइज स्पॉन्टेनियसली, ये अचानक स्पॉन्टेनियसली ये इंक्रीज करता है, सही है। इट रिफ्लेक्ट टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स गोल्स, तो निश्चित रूप से इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल्स से रिफ्लेक्ट करता है। थर्ड में पहले बताया गलत है। और इट टेंड टू बी स्मॉल एंड मैनेजेबल, सही है। इट बेसिक पर्पज ऑफ टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशन, लेकिन ये नहीं है। तो बेसिक पर्पज इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, इसका बेसिक पर्पज ये नहीं होता है। इसका पर्पज हो सकता है लेकिन बेसिक नहीं, बेसिक मूल पर्पज नहीं। मूल पर्पज क्या है? ह्यूमन रिलेशन। जिस मान लीजिए कि कर्मचारी संघ बना हुआ है, तो जानते हैं कर्मचारी संघ चपरासी भी होगा, जो उसके बड़े एचओडी होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, सब होंगे। तो इससे क्या हो गया कि जो असमानता दिख रही थी डिपार्टमेंट में, उस समानता आ जाएगी। ओके, क्योंकि सब लोग, हो सकता है कि जो आपसे जूनियर हो वहीं अध्यक्ष बन जाए शिक्षक संघ का, तो ह्यूमन रिलेशन ज़्यादा डेवलप होता है, राइट। इसलिए ये ह्यूमन रिलेशन की बात ज़्यादा करता है, न कि ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है उसको प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, Which of the following is not true about an employee-centered leadership identified the मिशिगन रिसर्चर? मिशिगन रिसर्चर के द्वारा कौन सा एम्प्लॉय सेंट्रल लीडरशिप नहीं की गई? ओके,
treat subordinates at human beings, show concern for their well-being, focus on work standard and close supervision, encourage and involve them it in goal setting। तो क्या होता यहाँ पर सी, फोकस ऑन वर्क स्टैंडर्ड एंड क्लोज सुपरविजन। तो ये इसका उद्देश्य मिशिगन का नहीं था कि कितना फोकस किया जाए, कितना क्या किया जाए। ओके, वर्क स्टैंडर्ड क्या होगा, क्लोज सुपरविजन कैसे किया जाएगा, ये नहीं था, राइट। और ट्रेट सबऑर्डिनेट्स ऑफ ह्यूमन, उसके गुण क्या होंगे, ये सब चीज़ें देखी गई थी। According to Talcott person, organization can be classified primarily into 4 categories। तो ये एक विद्वान है टलकोट पर्सन, इनका मानना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है फंक्शन के आधार पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन पर्सन स्कीम, तो इसके अनुसार कौन सा नहीं है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन इनके अंतर्गत नहीं आता है, राइट। नेक्स्ट है एन एमबीए प्रोग्राम। एमबीए जानते हैं इनके द्वारा दिया गया है, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। कब दिया गया है, पीटर ड्रकर 1954 में। ओके, तो एमबीए को बताया जा रहा है कि ये स्टेप्स हैं कि एमबीए जब आप फॉलो करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो कौन सा फॉलो करेंगे। इस्टेब्लिश यूनिटी ऑब्जेक्टिव, इस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, नेगोशिएबल एंड एग्रीइंग, रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस, क्रिएटिंग एक्शन प्लान। तो यहाँ पर क्या होगा, इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल पहले करेंगे, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। इस्टेब्लिश यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव सेकेंड, थर्ड पे नेगोशिएशन, फोर्थ एंड लास्ट में 5 क्रिएटिंग एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान क्रिएट करेंगे, राइट। अब इनके बुक्स के नाम दिए गए हैं जो कि थ्योरी के द्वारा आप पढ़े भी होंगे, तो इसको जानते भी होंगे। फ्यूल के क्या है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, टेलर का शॉप मैनेजमेंट, वेबर का इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, एंड मुनियर का प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। तो इसको क्या करिए, आप बुक्स में लिख लीजिए कहीं नोट रफ पे, और उसको याद कर लीजिए। ओके, क्योंकि इसमें तो बताने वाले ज़्यादा जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्या है, ए प्राइमरी ग्रुप इन्फ्लुएंस द बायर बिहेवियर। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राथमिक रूप से एक व्यक्ति जब कस्टमर है उसका व्यवहार पर कौन प्रभावित करता है, तो उसका फैमिली करती है। ओके, क्योंकि जिस फैमिली का होगा वैसे ही वो व्यवहार करेगा। जिस मान कोई धनी घर का है तो ब्रांडेड उसको सब कुछ चाहिए। ओके, बहुत अच्छी चीज़ लेगा। जो मान जो गरीब घर का है तो गरीब जैसा सब कुछ सस्ती कुछ चीज़ें चाहिए। तो वो सब चीज़ें ज़्यादा फैमिली का प्रभाव पड़ता है, कल्चर का प्रभाव पड़ेगा, सोच का प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि उसके घर में सब धोती कुर्ता पहनते हैं, धोती कुर्ता ही खरीदेगा। ओके, तो उसका प्रभाव फैमिली का ज़्यादा पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है, आफ्टर कंडक्टिंग द बिजनेस एनालिसिस फॉर डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट ए कंपनी मस्ट बी आइडिया जनरेशन में। यहाँ पूछा रहा है कि जब आप डेवलप कर देते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं। आइडिया जनरेशन, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की जाती है। तो ये एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को ध्यान रखे रहिए। जब आप प्रोडक्ट न्यू डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो बिजनेस एनालिसिस के बाद आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर सोच रहा हूँ प्रोडक्ट, इसको याद रखे रहिएगा। तो फर्स्ट पे क्या है, आइडिया जनरेशन, सेकेंड पे आइडिया स्क्रीनिंग, ओके, थर्ड पे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। ओके, 5 पे बिजनेस एनालिसिस। देखिए यही बिजनेस पूछा जा रहा है ना, 5 नंबर बिजनेस एनालिसिस। ओके, 6 पे देखिए 6 पे ये आ जाएगा क्योंकि इसके बाद यही पूछा जा रहा था। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और 7 पे टेस्ट मार्केटिंग ये आ जाएगा। और 8 पर कमर्शियलाइजेशन। ओके, तो ये प्रोसेस है। तो फर्स्ट पर आप जानते हैं आइडिया जनरेशन, सेकंड पर आइडिया स्क्रीनिंग, थर्ड पर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, फोर्थ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करेंगे, नेक्स्ट पे प्रोडक्ट एनालिसिस बिजनेस एनालिसिस जो ये है,
ये इसके बाद ये 8 पे 7 पे टेस्ट मार्केटिंग और लास्ट में कॉन्सेप्ट का वर्गीकरण करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं और इसको हमेशा ध्यान रखे रहिएगा। ओके, मैं इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा आप लोगों को पता भी रहे चीज़ें। नेक्स्ट है पोस्ट परचेज बिहेवियर, कंग्रेचुलेशंस है। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसको कंग्रेचुलेशंस डिसोनेंस कहा जाता है, विसंगतता, कि परचेज करने के बाद क्या देखा जाए कि वो सेटिस्फाइड है नहीं सेटिस्फाइड है, तो एक कंग्रेटिव डिसोनेंस देखा जाता है। राइट, पर्सनल सेलिंग, ये आईडीए, आइडिया का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ओके, यूडेंट एम रोजर्स के द्वारा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एंड सेल्स पर्सन ट्रेनिंग के लिए ACMEE। ओके, ये किया जाता है। राइट, तो इसको ध्यान रख रहिए। नेक्स्ट है व्हिच टाइप ऑफ रिटेल स्टोर जनरली हैज़ द हाईएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जनरली हाईएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट किसका यूज होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, चेन स्टोर, कोऑपरेटिव। डिपार्टमेंटल, अगर मान लीजिए कि कहीं कंपनी के हजारों जगह डिपार्टमेंट स्टोर ओपन करेंगे तो कॉस्ट तो सबकी बढ़नी है। राइट, तो इसलिए इनका ज़्यादा कॉस्ट लगती है। नेक्स्ट है इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ बीन पायनियर सोशल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल इन इंडिया इज स्टेचुरी बॉडी सेट अप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है? केवल ए है। इंडिकेट इंडिया हैज बीन ए पायनियर सोशल मार्केटिंग। जब से भारत अग्रणी रहा है सोशल मार्केट में, निश्चित रूप से 1985 में इसको किया गया था। ओके, ये स्टैंडर्ड बॉडी। राइट, नेक्स्ट है देखिए ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। ओके, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, ये मैच नहीं कर रहा है। राइट, जो दिया जाना चाहिए था वो दिया ही नहीं गया है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आज बता दे रहा हूँ 32 नंबर का। देखिए ये बता जाए रिस्क को, कौन सा रिस्क है। देखिए पहले आप समझिए, इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी कैपिटल में कैलकुलेट करना है, और ये किसका है? CAPM मॉडल है। CAPM कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, और उसी का यहाँ पे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो बीटा कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो पहले समझिए बीटा कोफिशिएंट क्या होता है। जिस पर कंपनी का नियंत्रण नहीं होता है, ओके, अनडाइवर्सिफाइड रिस्क, तो उस पर नियंत्रण नहीं होगा, नो कंट्रोल। ओके, नो कंट्रोल, तो बीटा कोफिशिएंट दिया गया है कि जिस पर मार्केट का प्रभाव है, ना कि कंपनी का। कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको RF कहा जाता है, रिस्क फ्री। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी ऑफ मार्केट, इसको रिटर्न ऑफ मार्केट कहा जाता है। राइट, इसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है इक्विटी कॉस्ट का, मान लीजिए रिस्क फ्री, पहले समझिए, रिस्क फ्री प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाई बीटा, इसका ये फॉर्मूला होता है। राइट, अब क्या करना है, रिस्क फ्री में कितना है 9% प्लस एक्सपेक्टेड RM कितना है 16 माइनस RF ये 9 है, इसको माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.40 से, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1.4। तो ये आप जानते हैं, पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं 9 प्लस 9.8, जानते हैं 14 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आएगा 9.8। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 18.8, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये फार्मूला का ध्यान रखे रहेंगे, तो जब कभी भी नेक्स्ट टाइम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस बात को समझते रहिए। कैपिटल एसेट्स जो इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट आती रही कितनी, ये डिटरमाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसलिए इसको ध्यान रखे रहिए। यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, और जो भी कुछ डाउट हो उसको पूछते रहिए।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।